आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं नाज़रीन नेपाल की तरफ। और नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ब्लॉक किए जाने के बाद से काठमांडू समेत मुख्तलिफ़ शहरों में शदीद एहतजाजी मुज़ाहरे हुए, बहुत ज़्यादा फ़सादात हुए वहाँ पर, हंगामा आराई हुई। अब फ़ौज ने वहाँ पर काबू पा लिया है और इनको जो है वो जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स का नाम दिया जा रहा है। और जेन ज़ी जो है उसका मुतालबा ये है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। और जेन ज़ी ने जो है वो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं सुशीला कर्की, उनका नाम अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए पेश किया था। और अब ख़बर ये आई है कि उन्होंने ये नाम जो है वो कबूल कर लिया है। नेपाल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं के पी शर्मा ओली, उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और सुशीला कर्की जो हैं उन्होंने अबूरी हुकूमत सँभालने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। और बेसिकली बैकग्राउंड इसका ये है कि नेपाली हुकूमत ने पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सारी बंद कर दी थीं। और उसके बाद फिर नौजवानों के मुज़ाहरे शुरू हुए और इन मुज़ाहरों को जेन ज़ी इनकलाब का नाम दिया गया। और ये काफ़ी शदीद हंगामा आराई थी और इस फ़सादात के दौरान 30 लोग जो हैं वो हलाक हुए, कई लोग ज़ख्मी भी हुए और जो सरकारी इमारतें थीं उनको भी आग लगाई गई। तो काफ़ी ये संगीन मामला हो गया था नेपाल में। अब बात करते हैं जी ब्राज़ील की। और अगली ख़बर ब्राज़ील से है। ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ब्राज़ील के साबिक सदर हैं बोल्सोनारो, उनको बगावत की साज़िश का मुजरिम करार दे दिया है। और 27 साल और 3 महीने की क़ैद की सज़ा भी उनको सुना दी गई है। ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 5 रुकनी बेंच के 4 जजेज़ ने सज़ा के हक़ में फ़ैसला सुनाया। और एक जज ऐसे थे कि जिन्होंने तमाम इल्ज़ामात से उनको बरी कर दिया। और घर में नज़रबंद हैं इस वक्त साबिक सदर बोल्सोनारो, वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। और साबिक सदर के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अब अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। और मुतालबा उन्होंने ये किया है कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फ़ुल कोर्ट बनाया जाए और फ़ुल कोर्ट समाअत करे। और इस पर अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बड़ा एक रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कहा है कि जी ब्राज़ील के जो साबिक सदर हैं बोल्सोनारो, उनकी सज़ा जो है वो काफ़ी मायूस कुन है। और उन्होंने कहा है कि जी ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल उन्होंने गलत फ़ैसला दिया है। और दूसरी जानिब जो अदालती फ़ैसला आया है उसके बाद साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक़ में काफ़ी शहरों में मुज़ाहरे भी शुरू हो गए हैं। और बेसिकली बोल्सोनारो जो हैं उन पर 2022 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार पर कब्ज़े की कोशिश का इल्ज़ाम था और इसमें उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। और अब रुख़ करते हैं मशरिक़ वुस्ता का, जहाँ पर इज़राइल ने कतर पर अटैक किया। और अब यूँ कहिए कि जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ रही है, क्योंकि कतर की तरफ से बयान एक तो ये आया कि इज़राइल को हम जवाब देंगे। और इज़राइल ने पूरे मशरिक़ वुस्ता का, पूरे मिडल ईस्ट का जो अमन है उसको ख़तरे में डाल दिया है। और अब क्या ये जंग बढ़ जाएगी? क्या ये जंग मज़ीद बढ़ेगी? क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब ये मामला ऐसा हो गया है कि इसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट से वो भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं। अब उन ताल्लुकात का क्या होगा? फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं और मिडल ईस्ट पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ज़रा इस हमले के हवाले से बात कर लेते हैं कि कतर पर इज़राइल ने हमला किया, फिर उसके बाद इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उसने ये कहा कि जी हम दोबारा भी ऐसा ही करेंगे और जहाँ-जहाँ हमारे टारगेट मौजूद होंगे हम यही करेंगे, हर मुल्क में इसी तरह करेंगे। ये किस तरह का बयान है और इज़राइल के मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में ये बयान क्या बताता है? देखिए, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और जो गज़ा की जंग है वो पूरे खित्ते में फैल रही है। हम इसको इसी तरह से देख सकते हैं। इज़राइल के जो अज़ाइम हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। वो इस रीजन में एक ऐसी पावर बनना चाहता है जिसका कोई चैलेंजर ना हो और इसके पास मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसे चाहे टारगेट कर ले। इसके बावजूद कि दूसरे मुल्कों की सलामती, दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी, दूसरे मुल्कों का जो एक एक उनका मुल्क होना है यूएन चार्टर के तहत, उस सब को वो नफ़ी करते हुए, वो ये चाहता है कि मैं जिस मुल्क में जाऊँ, जहाँ चाहूँ, जिसको मैं समझूँ मेरा दुश्मन है, वहाँ मौजूद है, मैं उसको अटैक कर दूँ। ये उसने सिग्नल दिया है और ये सिग्नल वो देता आ रहा है पिछले आप 1.5 साल से देख अच्छा, अगर हम गुज़िश्ता 4 दिनों की बात करें तो इन 4 दिनों में इज़राइल ने फ़लस्तीन,
لبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن یعنی کہ 6 ممالک ایسے ہیں جن پر حملہ کیا ہے 4 دن میں اسرائیل نے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پورا مشرق وسطیٰ خطرے میں ہے اور یہ بس اب اینڈ گیم ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے؟ جی، ان ملکوں کے علاوہ ایک اور ملک ہے جس نے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا، وہ ایران تھا، اور ایران پہ بھی پھر اس نے اٹیک کیا۔ تو یہ تقریباً کوئی 7 ممالک بن جاتے ہیں جن پہ اس نے اٹیک کیا، اور اس پہ بالکل ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کے بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تمام مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی یہ جنگ جا سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان تمام ملکوں میں اٹیک کر کے ایک میسج دیا ہے دنیا کو، اور وہ میسج یہ ہے کہ اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا کوئی دشمن ہوگا وہ اس پہ جا کے اٹیک کرے گا، بجز اس کے کہ وہ ملک ایک سوورن ملک ہے، اس کی اپنی فضائی حدود ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یو این چارٹر کے تحت وہ ملک ایک ملک کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور یو این چارٹر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ان سب چیزوں کے قطع نظر اسرائیل سمجھتا ہے کہ میرا انٹرسٹ سب سے سپریم ہے، میں جہاں سمجھوں گا، جس کو چاہوں گا، جب چاہوں گا اٹیک کرنے چلا جاؤں گا۔ تو اگر اس فارمولے پہ آپ جاتے ہیں یا اس میسج پہ اسرائیل کے جاتے ہیں، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل اگر فرض کیجئے کہ حماس کے لوگ کسی اور ملک میں، اس خطے کے باہر کسی ملک میں موجود ہوں، تو پھر اسرائیل یہ پلاننگ کرے گا کہ میں ان کو وہاں پہ جا کے مار دوں۔ تو اس زمن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے، جو اسرائیل اس وقت خواہ مخواہ کی اس نے کی ہوئی ہے غزہ میں اور اس خطے میں، وہ شاید اس خطے سے باہر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس میں دنیا کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ یو این چارٹر کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ انٹرنیشنل سسٹمز کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ اپنے اتحادیوں کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور ایک ایسا ملک جو کہ بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی لگام ڈالنے کو تیار نہیں ہے، صرف کہنے سے تو میرا خیال ہے وہ نہیں رکے گا، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ تو کوئی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم پوری دنیا پہ راج نہیں کر سکتے، تم پورے ریجن پہ راج نہیں کر سکتے، اور تمہیں اپنے انٹرسٹ اگر کوئی ایسے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، انٹرنیشنل سسٹم ہے، ایک یو این کا ادارہ ہے جو کہ ان چیزوں کو اب تک لک آفٹر کرتا آیا ہے، اور اب اس کو بالکل نکارا بنا دیا گیا۔ تو یہ تو ایک جنگل کے قانون کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح تو یہ جو میسجنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ تو پھر بہت سارے ملکوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جی آپ کا جب دل چاہے آپ اپنے سے کمزور ملک پہ اٹیک کر دیجئے۔